नमस्कार साथियों। जैसे कि आज 13 फरवरी 2025 को एमपी बोर्ड का जो 11th बायो का जो एनुअल एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस करते हैं किस तरह से आज पेपर रहा है, क्या लेवल उसका रहा है, बच्चों को कितना डिफ़िकल्ट लगा या इजी लगा या मॉडरेट लगा है। तो आइए देखते हम आज के पेपर का विश्लेषण। हमारे साथ बने रहिए लास्ट तक, जिससे हर क्वेश्चन का आंसर आपको पता चले और किस में क्या लिखना है। मतलब हम कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने का, लगभग कि क्या किस में क्या आंसर आएगा हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे। तो आइए जुड़ते हैं हमारे साथ। तो देखिए ये पेपर 11th का जो पेपर है 2024-25 सेशन का, अभी आज ये जो पेपर हुआ है इसमें फर्स्ट है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें हम बता दें डायरेक्टली, देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट आएगा। इसमें हम देखें इसका इंग्लिश कर देखें हम, इन विच किंगडम हैज़ वायरस बीन क्लासिफाइड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया नॉट इन एनी किंगडम। तो इसका ये आएगा क्योंकि ये किसी में भी क्लासीफाई नहीं किया गया है। डीनियर 1971 व्हाट वाज डिस्कवर्ड बाय डीनियर, तो इन्होंने वायरट की डिस्कवर किया था। सेकंड चैप्टर में हम देख सकते हैं रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम रेडिकल, न्यूक्लियोटाइड्स आर मेनली मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोटाइड्स में जो होते हैं नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और शुगर पेंटोस शुगर होती है, मतलब शुगर होती है और फास्फेट होता है, शुगर फास्फेट एंड नाइट्रोजन बेसिस में दोनों आते हैं। तो ये राइट आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द रिजल्ट ऑफ द माइटोसिस। तो माइटोसिस में अगर हम देखें तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंटल सेल में रहता है सेम उनके डॉटर सेल में रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बी वाला आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्रोमोसोम्स हाफ हाफ हो रहा है, यहाँ पर रिमेन सेम। सो बी वाला ऑप्शन सही आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गन्स इज मोर लाइकली टू बी फाउंड इन सेल्स which take active part in protein synthesis and secretion। protein synthesis and secretion गोल्जी बॉडी करती है। सेकंड क्वेश्चन देखें फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट में। तो फर्स्ट अगर हम देखें द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इसमें स्पेसीज आएगा, मतलब जाति आएगी इसमें। वेनेशन इज फाउंड इन लीव्स ऑफ डाइकोट, डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, मतलब जालिकावत। द एंड ऑफ द रूट ऑफ द प्रोटेक्टर ऑफ बाई अ केप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड, रूट को जो से हम प्रोटेक्ट करते हैं केप लाइक स्ट्रक्चर, उसे हम जैसे मोनोकॉट में हम सिलियोप्टाइल्स। रूट इज प्रोटेक्टेड बाई केप, तो इसमें आएगा रूट केप। रूट केप या रेडिकल भी हो सकता है, रूट केप हो सकता है इसमें। और भी संरचना होती है जैसे सिलियोप्टाइल्स और कोलेरिजा, इनमें से हो सकता है। तो थोड़ा रूट केप आएगा इसमें। द लार्वा फ्रॉग इसको हम टेडफॉल कहते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स रिलेटेड टू प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स करता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन आएगा। ट्रू फॉल्स में अगर हम देखें द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टैंड, इसका 20 एंगस्ट्रॉन आएगा, अर्थात ये फॉल्स है। सेम साइकिल फंक्शन एट नाइट, बिल्कुल ट्रू है। साइटोकाइन हार्मोन्स फाउंड इन कोकोनट, ट्रू। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन कंटेंट सीव, रॉन्ग, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, फॉल्स आएगा। कार्डियक मसल्स फंक्शन थ्रू आउट लाइफ, बिल्कुल सही है, हार्ट में पाई जाती है, लाइफ टाइम फंक्शन करती है। पॉइंट ऑफ कनेक्शन ऑफ टू नर्व इज कॉल्ड सिनेप्स, बिल्कुल सही है, तो ये भी ट्रू आएगा। तो इस तरह से ये आएंगे। नेक्स्ट मेज द कॉलम में अगर हम देखें तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, वाइट ब्लड सेल्स न्यूट्रोफिल्स है, और ऑक्सिन जो है एक प्लांट हार्मोन्स है, और पोस्टेरियर ब्रेन जो है वो पोन्स है। स्टोमेटा जो है इसका सिंगुलर स्टोमा होता है। तो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम वन वर्ड में, तो इसमें आएगा विच क्लास डज अ फ्रॉग बिलोंग। फ्रॉग एम्फीबियन से, एम्फीबियंस मतलब उभयचर से बिलोंग करता है। विच
साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द फ्लूइड, हाँ सिंगर एंड निकोलसन इसमें आएगा। विच टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल, तो इसमें आएगा कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल फाइंड होगा इसमें, मोनोकॉट में कॉन्जॉइंट। थोड़ा हिंदी मीनिंग देख लीजिएगा आप। राइट द नेम ऑफ द पोटैटो फैमिली, तो ये सोलेनेसी आएगा, हिंदी में भी वही सोलेनेसी फैमिली। विच डिजीज काज्ड बाय द आयरन डिफिशिएंसी, आयरन की कमी से कौन सा होता है, आयरन एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया डिजीज आएगा। तो इस तरह से ये वन वर्ड। शॉर्ट में कोशिश करते हैं हम सभी क्वेश्चंस के सॉल्व करने का, आपको हिंट देने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट है साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनी टू प्लांट, कोई भी दो प्लांट के साइंटिफिक नेम लिख सकते हैं। मैंगो के जैसे मैंजीफेरा इंडिका, नीम का लिख सकते हैं, गेहूं का लिख सकते हैं जैसे ट्रिटिका मेस्टिवम, है ना। तो कोई भी प्लांट का लिखना था इसमें। किन्हीं दो महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर आप जीवित और लिविंग्स नॉन लिविंग्स में डिफ्रेंशिएट करना कि लिविंग्स में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है और लिविंग्स में जो ग्रोथ होती है, तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है। कोई से पॉइंट्स लिख सकते हैं। एक बीजपत्री द्विबीजपत्री में दो अंतर, तो एक बीजपत्र पाया जाता है द्विबीजपत्री में, टू कोटिलेडॉन होता है, दो बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री में जो वेनेशन होता है वो पैरेलल होता है और द्विबीजपत्री में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। एक बीजपत्री में जो रूट्स होती है वो फाइब्रस रूट होती है और इसमें टैप रूट मूसला जड़ होती है, अपस्थानिक जड़ होती है ना। इस तरह से आप लिख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं। एक बीजपत्री में जैसे गेहूँ हो गया, घास हो गया, है ना। इसमें द्विबीजपत्री में जैसे कि चना हो गया, है ना। इस तरह से आप उदाहरण लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आइडेंटिफाई करना पीथ एंड फ्लोएम। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको फ्लोएम है और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीथ है। सिर्फ नाम लिखना था इसमें। मेंढक में उत्सर्जन रचनाओं के नाम बताना। तो मेंढक में जो उत्सर्जन रचना है इसमें जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, है ना, किडनी से स्टार्ट होता है, किडनी, यूरिनरी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और क्लोका, ये आएंगे इसमें, है ना। किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, क्लोका आएंगे। फ्रॉग का एस्टिवेशन क्या होता है, समर में हाइड होना ही एस्टिवेशन होता है फ्रॉग का। प्रोक्रेटिक यूकैरियोटिक में, प्रोक्रेटिक में जो होता है वो फॉल्स न्यूक्लियस होता है ना। यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसमें न्यूक्लियस के चारों ओर, इसमें नहीं होती है। तो इस तरह से हम अंतर लिख सकते हैं। उदाहरण भी दे सकते हैं कि ये बैक्टीरिया में आएंगे, ये बाकी प्लांट एनिमल्स में, है ना। ये इसका आंसर आएगा इसमें कि केंद्रक के अनुपस्थित कोशिका के कार्य को प्रभावित करती है। डेफिनेटली प्रभावित करती है, क्योंकि केंद्रक जो होता है वो एक तरह से कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल होता है, सेल को कंट्रोल करने का कार्य करता है। सभी बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है वो उनका नियमन संवन केंद्रक ही करता है, इसलिए ये लिखी। इसमें वृद्धि ग्राफ में इस तरह से ग्राफ बनेगा जिसमें 3 फेज आती है। इसमें स्टार्टिंग में लैग फेज और लॉग फेज, लैग फेज और स्टेशनरी फेज। तो ये 3 तरह की ग्रोथ इसमें फेज आती है ग्राफ में। इस तरह से ग्राफ बनाना था। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसमें ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन्स, इनका आप लिखिए, इनके फंक्शन लिखिए। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, पौधों की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करते हैं, है ना। तो इस तरह से प्लांट ग्रोथ का लिखिए। श्वसन संबंधी 2 विकार आप लिख सकते हैं, अस्थमा हो सकता है ना, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में जैसे कि जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज से जो डिजीज़ होता है ना, क्या नाम है उसका, एम्फेसिमा हो सकता है ना। और रेस्पिरेटरी ओकेशनल ऑक्यूपेशंस डिजीज़ जो होते हैं, जो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज, जो स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में जो होता है वो लिख सकते हैं। कोई भी 2 लिख सकते हैं। उसके बाद में वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी इसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर ए फुल इनहेल्ड। जब हम फुल इनहेल इंस्पायरेशन के बाद में, है ना, सांस को अंदर लेने के बाद में मैक्सिमम अमाउंट जो वायु का
जो एक्सहेल करते थे वही वाइटल कैपेसिटी होती है। तो ये लिखना था इसमें। अमोनोटेलिक जंतु के उदाहरण से परिभाषित करना, ऐसे जंतु एनिमल जो कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटेलिक होते हैं। इसमें एग्जांपल जैसे फिशेस हो सकते हैं, मेराइन एनिमल्स हो सकते हैं, है ना, और क्रुस्टेशियन हो सकते हैं, पोरीफेरा हो सकते हैं, ये सभी इसमें आएंगे। दो उत्सर्जी अंगों के नाम, जैसे कि इसमें लीवर हो गया, है ना, स्किन भी आ सकता है इसमें, किडनी हो सकता है इसमें। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी अंगों के नाम ही लिखना था सिर्फ। उसके बाद में इसको रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंटल सेल से जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं उसमें रिड्यूस हो जाते हैं, आधे हो जाते रह जाते हैं, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इसकी पूर्वावस्था समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था और अर्धसूत्री विभाजन से किस तरह से भिन्न है। तो इसमें देखते हैं कि समसूत्री विभाजन की पूर्वावस्था जो होती है प्रोपेज, इसमें क्रोमोसोम्स कंडेंस होता है और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह का ब्रेकडाउन होता है। जबकि इसमें पूर्वावस्था, अर्धसूत्री विभाजन की जो पूर्वावस्था होती है सबसे लॉन्गेस्ट प्रोसेस होती है। इसमें लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पेकाइटिन, डिप्लोटिन, है ना, डाइकाइनेसिस, ये सभी स्टेप्स इसमें आती है और सभी में अलग अलग चेंजेस होते हैं। कुल मिलाकर इसमें, है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं और एलाइन होते हैं। तो ये इस तरह से लिखना था। सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती में अंतर, है ना, तो सिंपल इसमें नॉट डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स। इसमें जो लीव्स होती है वो लीफलेट्स में डिवाइड नहीं होती है सरल पत्ती में, जबकि इसमें लीफलेट्स में डिवाइड होती है। तो ये उसमें बताना था। फाइलोटैक्सी पर्णविन्यास क्या होता है? फाइलोटैक्सी अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन प्लांट स्टेम्स और ब्रांचेस, इसे ही फाइलोटैक्सी कहते हैं, है ना, लीव्स का अरेंजमेंट होना। टाइप्स तीन तरह के होते हैं, अल्टरनेट होती है और अपोजिट होती है, एक हॉल्ट होती है ना। राइट, इट्स टाइप्स नाम ही लिखना था सिर्फ। एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे अपोजिट इसमें गुआवा और कैलेट्रोपिस में पाया जाता है। अल्टरनेट जैसे चाइना रोज, ग्रास, मस्टर्ड, है ना। हॉल्ट इसमें कनेर, तुलसी आ सकता है। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से किस प्रकार अलग है? जिम्नोस्पर्म नॉन फ्लावरिंग है जबकि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग है ना। और इसमें जिम्नोस्पर्म में जो पर्टिकुलर सीड होते हैं वो विदाउट ओवरी होते हैं और ये विथ ओवरी होते हैं, ढके हुए होते हैं। इस तरह से हम अंतर कर सकेंगे, है ना। ये और भी लिख सकते हैं। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रेडोफाइसी में तीन लक्षण लिखिए। तो इसमें लक्षण में हम देखें, क्लोरोफाइसी इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं, इसको हम फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, रोडोफाइसी को हम रेड एल्गी कहते हैं। इसमें मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए होता है, इसमें मेजर पिगमेंट ए और सी होता है। इसमें मेजर पिगमेंट जो है वो R5 होता है। इसमें जो फूड स्टोर रहता है वो पायरेनॉइड के रूप में रहता है। इसमें लेमिनेरिया और मैनिटॉल के रूप में रहता है। रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन के रूप में रहता है ना। और इसमें एग्जाम्पल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, है ना, स्पाइरोगायरा, वाउचीरिया, कारा, इसमें आएंगे क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में जैसे इसमें डिक्टोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, है ना, फ्यूकस, इसमें आएंगे। रोडोफाइसी में जैसे कि ग्रेसिलेरिया, गैलेडियम, फोरफायरा, ये सभी इसमें एग्जाम्पल आएंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और भी लिख सकते हैं। RQ क्या होता है? तो RQ इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड amount of RQ is equals to amount of oxygen evolved but amount of carbon dioxide used. For example, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम देखें तो इसमें 1 आएगा, फैट्स का इसमें 0.7 होता है, प्रोटीन का इसमें 0.8 to 0.9 होता है। तो ये इसका RQ होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का अगर हम देखें 6 CO2 और 6 CO2 और 6 O2, इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन देख लीजिएगा। तो इसमें इस तरह से 1 आएगा। तो RQ इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व्ड अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड। आई थिंक ये है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अमाउंट, हाँ यही है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन के 3
महत्व लिखना है। तो देखिए इसका यूज़ हम फर्मेंटर्स का कहाँ करते हैं, जैसे फूड प्रोडक्शन में करते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाने में करते हैं, फ्लेवर के रूप में करते हैं, है ना, फूड वेस्ट को मैनेज करने में करते हैं, बायोफ्यूल प्रोडक्शन में करते हैं। तो इस तरह से मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस तरह से कर सकते हैं। मोलस्का के लक्षण लिखना है, 2 उदाहरण देना है। तो देखिए इसमें लक्षण में जैसे कि बायलेटरल सिमेट्री होती है, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, है ना, और उसके बाद में इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, कुछ ऑर्गन को सिस्टम इसमें डेवलप हो जाते हैं, है ना। इसमें मेंटल एंड कैविटी होती है, इसके जो जीव होते हैं इनमें उनके 3 भाग होते हैं, है ना। तो इस तरह से इसमें एग्जाम्पल में मोलस्का में जैसे कि पाइला है, यूनियो है ना, ये इसमें एग्जाम्पल आएंगे। और भी जो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें ये चूँकि पोलीफेरा फाइलम का है, ये सिलेंट्रिडा का है, इसको नाइडेरिया भी कहते हैं, ये प्लेटिहेल्मिन्थिस का है, और ये आर्थ्रोपोडा का। सिर्फ नाम ही लिखना था, राइट देयर नेम्स, द नेम ऑफ द फाइलम, नाम लिखना था, है ना। ये लीवर फ्लूक है, ये कॉकरोच है ना, ये साइकोन है, ये स्पॉन्जेस भी कहते हैं कॉमनली, है ना। तो इस तरह से नाम लिखना है और फाइलम है। देखिए इसमें कौन सा C3 या C4 कौन सा बेनिफिशियल है, तो C4 ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि C4 जो होते हैं ये एक तरह से C3 प्लांट की कंपेयर में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, है ना, क्योंकि हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकते हैं ज़्यादा, और कार्बन को अधिक मात्रा में फिक्सेशन करते हैं, ये मिनिमाइज़ करते हैं फोटो रेस्पिरेशन, और ये लंबे समय तक स्टोमेटा दिन में बंद रखते हैं जिससे कि वाटर लॉस ना हो। तो ये भी एक बेनिफिशियल है इसके लिए। फोटोसिंथेटिक यील्ड जो होती है वो ज़्यादा होती है इससे, एज़ कम्पेरेटिवली C3 प्लांट के कंपेयर में 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। इसलिए C4 प्लांट इज़ मोर बेनिफिशियल और सुटेबल फॉर फोटोसिंथेसिस देन C3 प्लांट्स। ये रीज़न भी लिखना था। लाइट और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस, तो लाइट रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में होती है, डार्क रिएक्शन जो एब्सेंस भी लिख सकते हैं या इंडिपेंडेंट होती है, और इसको हिलमैन रिएक्शन भी कहते हैं, इसको ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं, है ना। और ये लाइट रिएक्शन ग्रेना में होती है और ये स्ट्रोमा में होती है। इसमें फोटोलाइसिस होता है, मतलब वाटर का विघटन होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है ना। ये लाइट पर डिपेंड है, ये लाइट के प्रोडक्ट, डार्क रिएक्शन लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंड है। तो इस तरह से हम कहीं पॉइंट ये अंतर क्यों हो रहा है, इस तरह से हम डिफरेंस लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि देखिए विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आंसर पे आते हैं। विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इसमें कौन सी पेंक्रियाज ग्लैंड है ना, इस कंडीशन से रिलेटेड पेशेंट से। विच हार्मोन्स टू बी रिलेटेड टू द कंडीशन, इसमें आएगा ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, क्योंकि 2 हार्मोन्स 3 हार्मोन्स अल्फा बीटा और गामा सेल्स हार्मोन सिक्रेट करती है, तो ग्लूकेगॉन। विच सेल, तो इसमें अल्फा सेल सिक्रेट करती है ना, ग्लूकेगॉन हार्मोन। विच डिजीज़, तो कौन सा डिजीज़ हो रहा है, क्योंकि उसमें शुगर इन यूरिन कंडीशन, ब्लड शुगर, इसमें शुगर और क्या कीटोन बॉडीज़ भी आर फाउंड इन इट, है ना, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिन में। तो इसमें डायबिटीज़ मेलिटस डिजीज़ हो रहा है इसको। नेक्स्ट है लिंग हार्मोन्स, क्या किन्हीं 2 लिंग हार्मोन्स के, सेक्स हार्मोन्स, है ना, द हार्मोन्स सेक्स हार्मोन्स। तो सेक्स हार्मोन्स, द हार्मोन्स विच प्रोड्यूस बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स and produce gametes. सो सेक्स हार्मोन्स में क्या आएगा, इसमें मेल और फीमेल में 2 लिंग हार्मोन्स के नाम और कार्य देखिए। मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं। मेल में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है। नाम कार्य है ना, कार्य इसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल रेगुलेट करना, है ना, मेल में, और फीमेल में भी सेम वही। फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसे एस्ट्रोजन है मेंस्ट्रुअल साइकिल को, है ना। तो इस तरह से थोड़ा सा डिटेल में लिखना, वही जो 10th में हमने पढ़ा था। बी रक्त वाला, है ना, पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप बी डोनेट किसको कर सकता है और क्यों कर सकता है। तो इसके पीछे देखिए बी है, तो ये बी वाले को तो करेगा ही, और साथ ही साथ में ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है।
तो ये किसी का भी ले सकता है, तो ये इसका भी ले सकता है ना। तो किसको दे सकता है, बी, और ए बी भी इसका ले सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें एंटी बॉडी वो ए है ना, एंटीबॉडी ए है और एंटीजन बी प्रेजेंट है। तो रीजन थोड़ा सा और भी बताना है इसमें, ये तो है ही। इसमें आपको लिखना है क्या है, ये ए से नोड है, ये ए बी नोड है, ये इसमें बंडल ऑफ फीज है, और ये पुरकिंजे फाइबर है, पुरकिंजे फाइबर है। अब इसमें बताना है ऐसे नोड, ए बी नोड, ए और बी। तो ऐसे नोड जो है ये पेस मेकर है, ए बी नोड पेस सेटर है। ऐसे नोड क्या जनरेट करता है, जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू इनिशिएट हार्ट बीट। हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए जनरेट इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करता है, जबकि ये इलेक्ट्रिक को जनरेट नहीं करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स को, बट ये आगे बढ़ाता है उसको और सपोर्ट प्रोवाइड करता है ए बी नोड, है ना। उसके बाद में ये डायरेक्टली सप्लाई सिग्नल को डायरेक्टली सप्लाई करता है ऑरिकल्स में, और ये सिग्नल को सप्लाई करता है वेंट्रिकल्स में। तो इस तरह से थोड़ा सा इनके कार्य या फंक्शन या रोल बताना है, दोनों के बताना, बाकी के नहीं। तो इस तरह से ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस पेपर है। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी ओवरऑल काफ़ी अच्छा पेपर है, और उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स को ये आंसर्स समझ में आए होंगे। हमने कोशिश करी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में समझाने का, बताने का कम समय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।